करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए कुछ करिए, बस बस मेरा बोले, हाय कुछ करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए जा हरिए, कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए जा हरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली एकदम वधिया जी? बच्चा कहता है बहुत वधिया। तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपका एकदम वधिया जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, ज़बरदस्त चल रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी की पूरी प्रोफेशनल की फैमिली को हैप्पी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इवन प्रोफेशनल की फैमिली को क्यों, आपके पेरेंट्स को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके रिलेटिव को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो फिर आपने कुछ बच्चों ने सेवैयाँ कहते हैं, सेवियाँ कहते हैं, सेवियाँ कहते हैं, सेवैयाँ कहते हैं, खाई होंगी ना? हाँ, तो कभी मतलब बच्चा कह रहे हैं हाँ खाई हैं। देखो कई बच्चे सामने बैठे कह रहे खाई हैं, मतलब इतना नहीं है, कम से कम विवेक सर को भेज ही दें। मैंने हर स्विगी वाले से पूछा है सर, हर जोमेटो वाले से पूछा है कि भैया मैं वो सेमिया तो नहीं देंगे? देखना मेरे को, मतलब कई बच्चे मेरे को सेमिया, शायद उन्होंने सेमिया डिलीवर किया, बच्चे वो कह रहे हैं निकलो यहाँ से, कोई सेमिया नहीं देंगे आपको। मतलब पता है मुझे कितना बुरा लगा है। बच्चा कह रही हद होगी सर, आप पहले बताते सो सही, इतनी सारी सेमिया आपको दे के जाते। चलो कोई बात नहीं, आपने खा ली, मैंने खा ली, बात एक है, आपको तृप्ति हो गई, मुझे तृप्ति होगी, बात एक है जी। ठीक है, अच्छा इधर सुना ध्यान से। आज हमारी कस्टम की क्लास नंबर 11 है। नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं जी, नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अभी उसके अलावा ना एक बार और नोट्स आएंगे। इसके अंदर जो मैंने नोट्स डाले उसमें वेयर हाउसिंग वाला चैप्टर है, रिफंड वाला डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिफंड वाला डायग्राम है, और एक चैप्टर है एडवांस रूलिंग वाला, वो आपके मॉड्यूल से ही मैंने डाले जी। तो आज हमें दो छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो रिफंड वाला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, और एक हमें टॉपिक डिस्कस करना है एडवांस रूलिंग वाला जी। ठीक है नी? ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बस ये बात ध्यान दे रही, आपके लिए दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यू सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, मैं फिर दोबारा वही लाइन रिपीट करूंगा, मेरे को नहीं पता। क्यों नहीं पता सर? 5 नंबर वैल्यूएशन के पता है मुझे, बाकी 5 कहाँ से बनेंगे उसके लिए बस यही कहूँगा, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कहीं ना कहीं से तो बनेंगे 5 नंबर, कहीं ना कहीं से तो बन नहीं जाएंगे। बट ये बात ध्यान देना सर, ये कई नालायक बच्चे मैं देख रहा हूँ सर, धीरे धीरे यहाँ पे अब लाइव कम आ रहे हैं, वो कई इस चक्कर में पढ़ ही नहीं रहे कि 5 नंबर की तो बात है सर 5 नंबर की बात है। मैं कह रहा हूँ 1 नंबर की वैल्यू है, उससे बोनस के 39 नंबर है। तो कोई सिंगल बच्चा भी ना टॉपिक स्किप करके नहीं जाएगा। बस आपने क्या करना है सर, बैठना ही तो है, आपने मेरी बातें सुननी है बस। अगर आप बातें सुन भी लोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, इस तरह से हम करेंगे कि आपको एग्जाम तक इजिली ध्यान में रहेगा जी। और मुश्किल कुछ है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल टॉपिक है। और आपने दोस्तों से पूछ लेना सर, ये टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। मतलब कस्टम में, सुनो मेरे ध्यान से, कस्टम में बच्चा ध्यान कहाँ देता है? वैल्यूएशन, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज में, इंपोर्ट प्रोसीजर में, या टाइप्स ऑफ ड्यूटी में। बस ये 5 टॉपिक बढ़िया तरीके से करके जाएगा, या तो बाकी टॉपिक करेगा ही नहीं, या वो करके जाएगा तो समझ में नहीं आएंगे, या वो छोड़ जाएगा जी। तो सिंपल सी बात है, ना तो हमें छोड़ने हैं, हमें समझने भी हैं। एग्जाम कहीं से भी बने, हमें वो सारे क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं जी। ठीक है, तो चाहे ओल्ड वाले बच्चे मेरी फैमिली के हों, चाहे वो न्यू वाले हों, चाहे आपके एग्जाम में 30 नंबर में कस्टम हो, चाहे एग्जाम में 10 नंबर में कस्टम हो, टॉपिक हमें सारे करने हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो 100% सेम है। ये बात ध्यान देना, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इधर सुना ध्यान से, एक बार नोट्स प्लीज आप डाउनलोड कर लेना जी, नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लेना। पहला हम चैप्टर करेंगे रिफंड वाला, फिर हम चैप्टर करेंगे एडवांस रूलिंग वाला। तो 1.25 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की होगी, जो भी होगी। आज ये दोनों टॉपिक जो होंगे इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे जी। स्टार्ट करें पक्का पक्का, और स्टार्ट करते हैं। इधर देखना ध्यान से, अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सर, प्रोफेशनल वाले बच्चे वैसे आजकल बहुत कम लाइव आ रहे हैं जी। मतलब वैसे मेरे पीछे इंजेक्शन लगा के रखते थे तुम, इंजेक्शन, उई उई मेरे को दर्द होती थी कि सर हमारे लिए तो आप कुछ करते नहीं। अब जब मैं पूरी की पूरी क्लास डाल रहा हूँ तो भी आप यहाँ बैठ के नहीं देख रहे। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, मुझे बहुत प्राउड है आप लोगों पर। अगर आप सही ढंग से देखते हो, सही बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन सेम तरह से बनेंगे जी। लो जी, इधर सुना ध्यान से, अब टाइम वेस्ट नहीं करते जी, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बात मैंने सोच के बताना जी, आज जो हमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर की हेडिंग है रिफंड अंडर कस्टम। अब अगर मैं कस्टम के रिफंड की बात करूंगा ना सर, अब बच्चा ये बात कहता है कि सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर एक हमने जीएसटी में रिफंड किया था और एक हम कस्टम में रिफंड कर रहे हैं, क्या दोनों के अंदर फर्क है? यस, दोनों के अंदर फर्क है।
सर वहां पे मैंने बातें की थी कि अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है या इंट्रा स्टेट सप्लाई की है, उस केस में आपने जो भी जीएसटी ज़्यादा पे कर दिया, तो उस केस में जीएसटी का रिफंड कैसे क्लेम करोगे, वो सारी बातें वहां थी। याद आ रहा है कुछ, जीएसटी RFD 01 एप्लीकेशन डालेंगे, जीएसटी RFD 06 में ऑर्डर पास होगा, आपका 60 दिन में रिफंड आएगा, 2 साल में एप्लीकेशन होगी जी। अगर 60 दिन में नहीं आएगा वहां पे 6% पर एनम इंटरेस्ट होगा, अपील वाले केस में 9% होगा जी, ठीक है। और लिमिट आपकी नॉर्मल 2 साल की थी, यूएनओ वाले केस में, एम्बेसी वाले केस में लिमिट आपकी 6 महीने की भी थी। और रिफंड हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, अगर आपको थोड़े बहुत रिवीजन करवानी है, रिफंड कहाँ कहाँ मिलेगा जीएसटी के अंदर। रिफंड मिलता है अगर आपने जीएसटी एक्सेस पे कर दिया, आपने वैल्यू ज़्यादा निकाल दी, आपने रेट ज़्यादा ले लिया, आपने क्लासीफाई गलत कर दिया, आपने एग्जाम्शन को टैक्सेबल मान लिया, आपने जीरो रेटेड सप्लाई कर दी, आपने SEZ को सप्लाई कर दी जी, और आपने परचेज पर ज़्यादा पे किया, सेल पर कम पे किया, उस केस में, सारे केस में क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। उस केस में प्रोसीजर क्या होंगे, वो सारी बातें हमने जीएसटी में डिस्कस की थी। अब ये समझना कि जो हमने जीएसटी में रिफंड किया था ना, बेस तो इसका भी सेम है, बेस तो इसका भी सेम है, बट यहाँ पे कंप्लाइंस अलग है, तो इन दोनों को ना अलग अलग लेके चलना। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, जीएसटी वाला कस्टम में चिपका कर आ गए, कस्टम वाला जीएसटी में, क्वेश्चन गलत हो जाएगा जी। तो आपको ना मैं दोनों में डिफरेंस बता के चलूंगा कि याद करो, देखो जीएसटी में ये था, अब कस्टम में ये है, इन दोनों को अलग अलग लेके चलोगे तो एग्जाम में 5 में से 5 नंबर हमारे आ जाएंगे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब अगर मैं कस्टम में रिफंड की बात करूंगा, देखो पहली बात सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि रिफंड कब मिलेगा। मेरे को ये क्लियर करो कि नॉर्मली रिफंड हमें कब मिलेगा। भाई सिंपल सी बात ये, रिफंड हमें तब मिलता है अगर आपने गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी ज्यादा पे कर दी है, उस केस में रिफंड की बातें होंगी। भाई सिंपल सी बात है, रिफंड की बातें कब होंगी, अगर मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा कस्टम ड्यूटी पे कर दिया, उस केस में तो रिफंड की बातें होंगी। अब ज्यादा कस्टम ड्यूटी हमने पे कब की होगी जी, कोशिश करना बताने की, ज्यादा कस्टम ड्यूटी हमने पे कब की होगी। सर ज्यादा कस्टम ड्यूटी हमने तब पे की होगी अगर हमने वैल्यू गलत निकाल दी होगी, अगर हमने रेट गलत ले लिए होंगे, अगर क्लासिफिकेशन गलत कर दिया होगा, अगर हमने एग्जामिशन वाले को टैक्सेबल मान दिया होगा। मतलब वही सेम बातें जो आपने जीएसटी के अंदर की थी, वैसी ही कुछ बातें कस्टम में भी निकल के आती हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक, जैसे मान लो बाहर से तूने कोई सामान मंगाया, जब तूने बाहर से सामान मंगाया, इंडिया के पोर्ट पे आ गया। अब जब तूने उसकी बिल ऑफ एंट्री फाइल की, तो बिल ऑफ एंट्री के टाइम पर हमने तुझे बताया कि तू सेल्फ असेसमेंट करेगा, और जब तू सेल्फ असेसमेंट करेगा, सेल्फ असेसमेंट के टाइम पर वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ड्यूटी तुझे पता होगी तो ड्यूटी कैलकुलेट कर देगा। बट जो तूने वैल्यू कैलकुलेट की है, मान लो वैल्यू तूने गलत कैलकुलेट की है, भाई सेक्शन 14 में वैल्यू निकालते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू को, उसमें रूल नंबर 10(1) के एडिशन करते हैं, रूल नंबर 10(2) के एडिशन करते हैं। अब तूने ऐसी एडिशन कर दी जो एडिशन होनी नहीं चाहिए थी, और जब तू एडिशन करता गया, वैल्यू बढ़ती गई, वैल्यू बढ़ती गई, ड्यूटी ज्यादा चली गई, बाद में पता लगा एडिशन तो होनी नहीं थी। और जब वो एडिशन ही नहीं होनी थी तो वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगर वैल्यू कम होगी तो कस्टम ड्यूटी कम होगी, बट आप ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुके हो। अब जब मैंने ड्यूटी ज्यादा पे कर दी है, जबकि ड्यूटी मेरी कम बनती थी, उस केस में रिफंड कैसे मिलेगा, सारी बातें हम यहां पे देखेंगे जी। सेकंड एग्जांपल क्या निकल के आएगा, लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो मेरे केस में रूल नंबर 4 एप्लीकेबल होना था, मैंने रूल नंबर 5 लगा दिया, भाई आइडेंटिकल गुड्स वाला, सिमिलर गुड्स वाला। अब वहां पे आइडेंटिकल गुड्स था बट मैं देख नहीं पाया, मैंने कहा नहीं है, वैल्यू यहाँ कैलकुलेट नहीं होगी, मैंने वैल्यू निकाल दी सिमिलर की। अब सिमिलर गुड्स की वैल्यू इन कंपैरिजन टू आइडेंटिकल गुड्स मान लो ज्यादा आ रही है, तो मैंने ड्यूटी ज्यादा पे कर दी। फिर बाद में मुझे किसी ने कहा नालायक कि तूने कर क्या दिया, इस केस में आइडेंटिकल लगेगा। मैं कहा लगेगा तो सही, बट आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू नहीं है। कह रही ये तो रही। मैं कहा यार अब मैं क्या करूं। मैं कहा मैं ज़्यादा ड्यूटी पे कर दी, गवर्नमेंट के टेंशन मत ले, उस केस में तो रिफंड क्लेम कर ले। और याद करो सर, आपको मैंने जीएसटी के अंदर भी कहा था कि अगर वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू कम करनी है, उस केस में क्रेडिट नोट जाएगा। अगर वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ानी है, उस केस में डेबिट नोट जाएगा। बट डेबिट और क्रेडिट नोट की बातें कस्टम में नहीं होती, बस ये बात ध्यान देना। तो पहली बात तो ये क्लियर करो कि रिफंड की बातें कब होंगी, अगर हमने कस्टम ड्यूटी ज़्यादा पे कर दिया, उस केस में रिफंड की बातें होंगी, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो मैंने एग्जाम्पल ऊपर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ना जी। यहाँ पे देखो ऐसे का मतलब सेल्फ असेसमेंट, कि जब मैंने सेल्फ असेसमेंट की, मान लो मैंने 2 लाख रुपए की वैल्यू आइडेंटिफाई की। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो कस्टम ड्यूटी का रेट जो है वो 20% है, कितने रुपए की बन गई, 40,000 पे। अब 10% जो है उस पर लग गया इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने कस्टम ड्यूटी टाइम पर पे नहीं की। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मेरी प्रोफेशनल की फैमिली का, जितने बच्चे प्रोफेशनल के मेरे सामने बैठे हैं, क्या मेरी प्रोफेशनल की फैमिली का सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो ये बता दे कि जब भी तुम्हें सामान घर के लिए क्लियर करवाना होता है, उस केस में आप क्लियर कैसे करवाते हो? सर कस्टम में जब भी आपको सामान घर के लिए क्लियर करवाना है, उस केस में आप कैसे करोगे? सबसे पहले क्या फाइल करोगे, बिल ऑफ एंट्री।
अंडर सेक्शन 46। और जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, अगर बिल ऑफ एंट्री के टाइम पे जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट किया, अगर वो सेल्फ असेसमेंट सही है तो सेम डे ड्यूटी पे कर दोगे। अगर सेल्फ असेसमेंट सही नहीं है, फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा, रीअसेस करेगा। रीअसेस करने के बाद जब बिल ऑफ एंट्री वापस करेगा, उस दिन या उससे अगले दिन के एंड तक तुम्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और कुछ केस में डेफर पेमेंट भी होती है। क्या मेरी फैमिली का कोई बच्चा बता सकता है कि अगर आपने सही टाइम पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं की तो इंटरेस्ट क्या लगेगा जी? मेरे बच्चे बता दो, अगर आपने सही टाइम पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, इंटरेस्ट क्या लगेगा? याद करो 15% पर एनम हमने क्लास के अंदर किया था, कस्टम वाली के अंदर, मेरे ख्याल 6 या 7 क्लास थी। अब सोच के बोलना, अगर 15% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा और मान लो मैंने वैल्यू ज़्यादा निकाल दी थी, भाई वैल्यू ज़्यादा निकल गई। अब वैल्यू ज़्यादा तो ड्यूटी ज़्यादा, ड्यूटी ज़्यादा तो इंटरेस्ट ज़्यादा। आपस में लिंक है, आपस में लिंक है। वैल्यू ज़्यादा तो ड्यूटी ज़्यादा, ड्यूटी ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा। मैंने इंटरेस्ट भी ज्यादा पे कर दिया, ड्यूटी भी ज्यादा पे कर दी, तो बातें रिफंड की होंगी। तो क्या मुझे सिर्फ ड्यूटी का इंटरेस्ट मिलेगा? गवर्नमेंट कहती नहीं। गवर्नमेंट कहते कि अगर आपने ड्यूटी पे कर दी है, आपने ड्यूटी लेट पे की थी, उस चक्कर में तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ गया और इंटरेस्ट भी तुमने ज्यादा ही पे किया है, तो हम तुम्हें वहां पे रिफंड अलाउड कर देंगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मेरे बाबू, बस सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर आपने ड्यूटी ज़्यादा पे कर दी है, उसके चक्कर में इंटरेस्ट भी एक्सेस पे कर दी है, तुम हमसे रिफंड ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिफंड कितने टाइम में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, कितने टाइम में रिफंड मिलेगा और रिफंड किस अकाउंट के अंदर जाएगा, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी होंगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। बातें समझ में आती हैं? पक्का पक्का। देखो जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार चेक करो। देखो 2 लाख रुपये, यहाँ पे 20% 40,000 रुपये, और मान लो लेट पेमेंट की, मान लो 10% रेट है जी, वैसे 15% है, बट मान लो 10% है, 4,000 रुपये इंटरेस्ट लग गया। फिर करेक्ट वैल्यू आ रही है, मतलब एक्चुअल असेसमेंट जो है वो आ रही है 1,50,000 रुपये की, तो 50,000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब अगर 50,000 रुपये की वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो मतलब वैल्यू टैक्स बनता है 30,000 रुपये का। अब अगर 30,000 रुपये का 10% निकालूंगा तो 3,000 रुपये की ड्यूटी, मतलब इंटरेस्ट, मतलब कहाँ ड्यूटी बनती थी 40, मतलब कहाँ ड्यूटी पे कर दी 40। मैं दोबारा बोलूंगा, कहां ड्यूटी पे कर दी 40, जबकि पे करनी चाहिए थी 30। तो 10,000 रुपए की जो मैंने ज्यादा ड्यूटी पे की है, उसका एक तो रिफंड क्लेम करना है, और उस 10,000 पे जो 10% इंटरेस्ट एक्सेस पे कर दिया 1,000, उसका भी गवर्नमेंट का रिफंड क्लेम कर ले। तो मुझे अब रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी 11,000 रुपए की। 10 और 11 रिफंड मेरा ड्यू हो गया, इसकी मुझे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी जी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हो मैंने, कस्टम ड्यूटी आपने पे कर दी है जी, ध्यान देना जी। कस्टम ड्यूटी आपने पे कर दी है इन एक्सेस, तो रिफंड प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे। आपने कस्टम ड्यूटी एक्सेस क्यों पे की? ड्यू टू एरर हो गया, रॉन्ग क्लासिफिकेशन हो गया, एटसेट्रा, मतलब कोई भी इशू है, आपने कस्टम ड्यूटी अगर एक्सेस पे कर दिया, उस केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, यूएसए से मैंने कोई सामान मंगाया, मिस्टर पिंकू ने कोई सामान मंगाया। अब जब मिस्टर पिंकू ने सामान मंगाया, इंडिया के पोर्ट पे आ गया, उसने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, सेल्फ असेसमेंट की, कस्टम ड्यूटी पे की, सामान घर के लिए लेकर आ गया। अब जब वो सामान घर के लिए लेकर आया तो उसे पता लगा उसने ड्यूटी ज्यादा पे कर दी है। अब देखो दो केस होंगे, या तो पिंकू ने उस टाइम तक सामान बेच दिया होगा टिंकू को, मैं दोबारा बोल रहा हूं, या तो पिंकू ने सामान बेच दिया होगा टिंकू को, टिंकू कस्टमर है, और जब पिंकू ने टिंकू को सामान बेचा होगा तो जो इंपोर्ट ड्यूटी का बर्डन पिंकू की जेब पर आया होगा, तो पिंकू ने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं उसे कस्टमर से चार्ज किया होगा। सर पिंकू ने क्या किया होगा, टिंकू की जेब में हाथ डाला होगा, वहां से पैसे निकाले होंगे, फिर अल्टीमेटली उसने पेमेंट की है उसने वहीं से की है, क्योंकि कस्टम इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको मैंने पहले भी कहा था, इनडायरेक्ट टैक्स मींस लेवी किसी और पर होगा, बर्डन किसी और पे आएगा जी। अब जब सोच के बोला, अब टिंकू की जेब पर बर्डन आया, बाद में पता लगा कि ये वाली वैल्यू ज्यादा थी, भाई ड्यूटी आपने ज्यादा पे कर दिया। अब अगर ड्यूटी ज्यादा पे कर दिया, उस केस में रिफंड की बातें होंगी, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया रिफंड किसको मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि ड्यूटी का बर्डन किसकी जेब पर आया है। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा, नहीं सामने कई बच्चे बैठे हैं, मुझे पता है पक्का पढ़ने वाले हैं, याद करो जीएसटी के अंदर भी मैंने सेम बात बोली थी कि अगर आपने आगे बर्डन पास ऑन कर दिया तो अगले वाली पार्टी रिफंड क्लेम करेगी, और अगर आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया, मतलब सिंपल पता आपकी जेब पर ही बर्डन है, तो आप मतलब रिफंड क्लेम करोगे, नहीं तो सबसे पहले ये पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। और अगर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाना है तो फिर वही यूज होगा, बट कुछ केस ऐसे होंगे गवर्नमेंट करेगी जहां पे तुम ही रिफंड क्लेम करोगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से केस होंगे जहां रिफंड हमें ही मिलेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, वो सारी बातें भी यहां पे देखनी है।
बट उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में से किसकी जेब पर बर्डन आया, बस ये बात ध्यान दो। देखो यहां पे क्या लिखा है, मिस्टर पिंकू और मिस्टर टिंकू ड्यूटी पे की है और कुछ केस में बर्डन भी आपकी जेब पर आया और कुछ केस में बर्डन आपकी जेब पर है। अब जिसकी जेब पर बर्डन है उसने रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर दी। एप्लीकेशन फाइल करने की टाइम लिमिट देखो जी, एप्लीकेशन फाइल करने की टाइम लिमिट है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। मैं दोबारा बोलूंगा जी, एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर जो रेलिवेंट डेट है वहां से एक साल के अंदर अंदर तुम्हें रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। क्या कोई बच्चा मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है, क्या कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि एक साल कहां से काउंट करेंगे, रेलिवेंट डेट। और जीएसटी में ये लिमिट एक साल की नहीं थी, जीएसटी में लिमिट ये 2 साल की थी। सर अगर किसी बच्चे को ध्यान आ रहा हो, जीएसटी में जीएसटी RFD 01 एप्लीकेशन फाइल करते हैं 2 साल के अंदर, यहां पे टाइम लिमिट है 1 साल। अब ये 1 ईयर रेलिवेंट डेट क्या है, देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने रिफंड क्लेम करने हैं तो जिस दिन उन्होंने ड्यूटी पे की होगी वहां से 1 साल काउंट करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। मतलब अगर कोई इंपोर्टर है, इंपोर्टर मींस क्या हो गया, मिस्टर पिंकू, और अगर मान लो यही एक्सपोर्टर होता मिस्टर पिंकू, तो उस केस में कैसे क्लेम करते हैं, जब इन्होंने ड्यूटी पे की होगी वहां से 1 साल के अंदर अंदर इनको रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। सर अगर मान लो बर्डन जो है पिंकू की जेब पर नहीं है, टिंकू की जेब पर है, तो टिंकू ना तो इंपोर्टर है ना एक्सपोर्टर है, तो अगर टिंकू इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं है फिर ये जो रिफंड की एप्लीकेशन डालेगा वो कहां से मतलब डालेगा, तो गवर्नमेंट कहती है फिर जब उसने परचेज किया होगा, डेट ऑफ परचेज, मतलब अदर केस में जब उसने परचेज किया होगा वहां से 1 साल के अंदर अंदर उसको रिफंड की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तीसरा केस आ रहा है एग्जम्पशन ऑफ ड्यूटी बाय स्पेशल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी। मान लो मैंने गवर्नमेंट को ना कस्टम ड्यूटी पे कर दी। अब अगर मैंने गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पे कर दी और बाद में गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया जी, गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि इस केस में कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट है। अब जब मैंने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है और ड्यूटी एग्जम्प्ट हो गई है तो गवर्नमेंट करेगी फिर जब वो स्पेशल ऑर्डर आएगा वहां से 1 साल के अंदर अंदर तो रिफंड क्लेम कर सकता है। और अगर तेरा रिफंड आया किसी जजमेंट की वजह से, मान लो हाई कोर्ट में अपील चली गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील चली गई, ट्रिब्यूनल में केस चला गया और उन्होंने कहा कि यस इसका रिफंड बनता है, तो जब वो जजमेंट पास करेंगे वहां से 1 साल के अंदर अंदर रिफंड मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो ये 4 केस है, नहीं ये 4 केस हैं, ये आपके रेलिवेंट डेट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है नहीं भी, बट जब भी आप लिख के आओगे 1 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, तो रेलिवेंट डेट का मतलब क्या है वो आपके सामने है जी। अच्छा एक बात और सुनो, अब गवर्नमेंट कहते हैं कि जब तुम रिफंड की एप्लीकेशन डालोगे ना, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए भाई, जब तुम रिफंड की एप्लीकेशन डालोगे उस एप्लीकेशन के साथ तुम्हें रीजन टू बिलीव भी देना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के साथ तुम्हें रीजन टू बिलीव भी देना पड़ेगा। रीजन टू बिलीव मतलब कि तुम ये प्रूफ करोगे तुम्हारा रिफंड बनता है। सर आपको मैंने जीएसटी के अंदर भी कहा था सेम बात, याद करो सेम बात हमारी जीएसटी के अंदर भी थी। आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि जब भी आप जीएसटी में रिफंड क्लेम करने की बात करोगे आपको वहां पे डॉक्यूमेंट फाइल करनी पड़ेंगे कि हाँ मेरा जीएसटी में रिफंड बनता है। सेम बात वहीं पर है। आप सोच के बोलना, अगर ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगने बंद कर दे फिर तो हर इंडिया का रहने वाला पर्सन क्या बोलेगा, जी मैंने कस्टम ड्यूटी एक्सेस पे कर दी है, मेरे को रिफंड दो। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई प्रूफ करो, गवर्नमेंट ने कहा प्रूफ करो, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ और उसके अंदर प्रूफ करो कि तुम्हारा रिफंड बनता है, उसके बाद ही हम रिफंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे जी। अब देखो यहाँ पे आपने रिफंड की एप्लीकेशन डाल दी। अब रिफंड के एप्लीकेशन के 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाएगा जी। मतलब जहां जीएसटी में 60 दिन है, जीएसटी में कितने दिन है 60 दिन, यहां पे गवर्नमेंट करेगी जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी, मतलब जहां से आपकी एप्लीकेशन रिसीव होगी रिसीविंग से आपके 3 महीने में आपका रिफंड मिल जाएगा जी। 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। और अगर रिफंड 3 महीने में नहीं मिलता तो फिर अगले दिन से 6% पर एनम क्या लगेगा इंटरेस्ट, मतलब डिपार्टमेंट तुम्हें इंटरेस्ट देगा, तुम डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट नहीं दोगे जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ऑर्डर अदरवाइज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। बस ये बात ध्यान दो जी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो थोड़ा बहुत मेरे को जीएसटी याद करवा दे। हाँ जी, ये जो बच्चे सामने बैठे हैं प्रियंका, आप मुझे बताओ जीएसटी में ऐसी कितनी वैल्यू थी, जीएसटी में ऐसी कितनी वैल्यू थी जहां तक रिफंड मिलता नहीं था। मेरे बच्चे, मेरे टमाटरी कलर के बच्चे, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, बोलो फटाफट से, जीएसटी में ऐसी कितनी वैल्यू थी मेरे बच्चे, फटाफट से बताओ ना, जीएसटी में ऐसी कितनी वैल्यू थी जहां तक रिफंड नहीं मिलता। बहुत सही बोला आपने 1000, बट ध्यान रखना कस्टम में वैल्यू है 100 रुपए।
मतलब कस्टम में 100 रुपए की वैल्यू है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर वैल्यू 100 रुपए से कम होगी उस केस में दफा हो जाओ यहां से, दिखना मत बिल्कुल भी, निकलो यहां से, तुम्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा अगर वैल्यू तुम्हारी 100 रुपए से कम की होगी। ऐसा नहीं है कि अंकल अंकल मेरे ना 50 रुपए बनते हैं, 50 रुपए अंकल प्लीज रिफंड दे दो, मैंने ड्यूटी ज्यादा पे कर दी। गवर्नमेंट करे निकलता है, नहीं निकलता नालायक, तेरे यहाँ 100 रुपए से कम अगर वैल्यू होगी निकलना यहाँ से। तो 100 रुपए से कम वैल्यू होगी कोई तुम्हें रिफंड नहीं मिलेगा। अगर वैल्यू तुम्हारी 100 रुपए से ऊपर होगी उस केस में बातें रिफंड की होगी, ठीक है। और जो मैंने 1 साल की टाइम लिमिट बोली है, ये 1 साल की टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आपने मतलब कस्टम ड्यूटी और इंटरेस्ट जो पे किया है वो अंडर प्रोटेस्ट पे किया। अगर आपने अंडर प्रोटेस्ट मतलब कोई प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से आपने इंटरेस्ट और ये पे किया, उस केस में कोई 1 साल की टाइम लिमिट नहीं है, उसके बाद भी तुम एप्लीकेशन डाल सकते हो, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई जी। लो जी, अब यहां पे देखना जी, अब यहां पे आ रहा है ACDC सेटिस्फाइड दैट रिफंड इज ड्यू। अब ACDC ने ना आपके डॉक्यूमेंट चेक किए और आपके डॉक्यूमेंट वही डिपार्टमेंट बैठा था, उसने ऐसे स्पेक्स करके कह रहा अच्छा ये डॉक्यूमेंट भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, अच्छा हाँ ये भी सही है, 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 इसका रिफंड बनता है। अब गवर्नमेंट ने जब ACDC ने वेरीफाई किया कि मेरा रिफंड बनता है तो पैसा कहाँ जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि तुम्हारा रिफंड बनता है तो पैसा जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। बट कुछ केस में पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, कुछ केस में पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। किन केस में पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा? देखो जी, गवर्नमेंट कह रही है पास एन ऑर्डर क्रेडिटिंग रिफंड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। मतलब डिपार्टमेंट जो होगा ऑर्डर पास करेगा कि इस पैसे को हम क्रेडिट करने जा रहे हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, एक्सेप्ट इन केस को छोड़ के। चेक करना, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एंट्रीचमेंट इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, उनके सेल्फ अकाउंट के अंदर जाएगा। किन किन पर्सन के? पहला, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ एप्लीकेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू एक नोटिफिकेशन निकाली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी, उस नोटिफिकेशन में लिख दिया कि ये 10 लोग ऐसे हैं कि जब भी इनको रिफंड मिलेगा तो रिफंड इनको ही मिलेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। मतलब पहला पॉइंट क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ लोग नोटिफाइड कर दिए और जो लोग नोटिफाइड किए उन नोटिफाइड लोगों को रिफंड उनके ही अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं होगा। पहला पॉइंट तो यार है। फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है जी, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड इंपोर्ट मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज। इसका मतलब क्या है? सर एक बात में सोच के बताओ, मैंने बाहर से ये बोतल इंपोर्ट की। अब जब मैंने बाहर से बोतल इंपोर्ट की, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब मैंने बाहर से ये बोतल इंपोर्ट की अपने पर्सनल पर्पस के लिए की, तो जो भी इस बोतल पर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की होगी, कस्टम ड्यूटी मैंने पे की होगी, क्या उसका बर्डन मैंने आगे ट्रांसफर कर दिया या मेरी ही जेब पर बर्डन आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हो। इतने नालायक बच्चे प्रोफेशनल के मैंने आज तक नहीं देखे। बच्चा कह रहे आगे पास ऑन कर दिया। क्या हो गया आपको? पेपर अगस्त में ही है ना, 20 दिन के बाद। मुझे लग नहीं रहा आपके हालत। बच्चा कह रहा पास ऑन कर दिया। कैसे पास ऑन कर दिया? मैं कह रहा हूं कि मैंने पर्सनल यूज के लिए लिया है। सर पास ऑन का मतलब क्या होता है कि आगे बर्डन आपने ट्रांसफर कर दिया, वो तब होगा जब मैं आगे सप्लाई कर रहा हूं। बट यहां पर मैंने क्या किया, ये बोतल मैंने पर्सनल यूज के लिए की। अब जब मैंने पर्सनल यूज के लिए की तो जो भी मैंने इस पे मतलब जीएसटी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जीएसटी भी है और कस्टम भी है, उसका बर्डन जो है वो मेरी ही जेब पर तो है। मैंने पास ऑन कहां किया? तो गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हें लगता है कि आपने एक्सेस पे कर दिया इस केस में, तो जो तुम रिफंड क्लेम करोगे वो तुम्हें ही रिफंड मिलेगा। ये बात है, मतलब एक्चुअल में पिंकू को बात कर रहे हैं, पिंकू के रिफंड की बात कर रहे हैं, टिंकू को रिफंड नहीं मिलेगा। देखो मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था ना कि पिंकू ने टिंकू को, अब अगर टिंकू की जेब पर बर्डन है तो टिंकू रिफंड की एप्लीकेशन डालेगा, अगर पिंकू की जेब पर है तो पिंकू डालेगा। इस केस में जो मैंने बोतल वाला एग्जांपल दिया उसके पिंकू की जेब पर है, मतलब जो इंपोर्टर है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा केस, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय इंपोर्टर एक्सपोर्टर इफ ही हैड नॉट पास ऑन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू एनी अदर पर्सन। वही सेम बात लिखी है कि अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने टैक्स का बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया। अब सोच के बोलना सर, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन कस्टमर की जेब पे जाता है। अब अगर मैंने आपकी जेब में हाथ डाले, वहां से पैसा निकाला, फिर पे किया, इट मींस बर्डन मैंने पास ऑन कर दिया। बट गवर्नमेंट कह रही है कि अगर किसी केस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब बर्डन, अगर वो तुमने पास ऑन नहीं किया ना, वो तुमने पास ऑन नहीं किया, उस केस में भैया रिफंड तुम्हें ही मिलेगा, अगले वाले पर्सन को नहीं मिलेगा और ना ही कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। उसके बाद जी,
ड्यूटी एक्चुअली पेबल इज रिफ्लेक्टेड इन रीअसेस बिल ऑफ एंट्री। इसका मतलब क्या है जी, आपने आपकी बिल ऑफ एंट्री को रीअसेस किया गया। एक बात में सोच के बोलना नहीं, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की तो डिपार्टमेंट ने आपकी बिल ऑफ एंट्री चेक की और डिपार्टमेंट ने कहा भाई तुम्हारी ड्यूटी बनती है लेट्स टेक एन एग्जांपल 1000 रुपये, ठीक है जी। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, आपकी ड्यूटी को रीअसेस किया। अब डिपार्टमेंट ने आपकी ड्यूटी को जब रीअसेस किया, उस पर वैल्यू मान लो आपकी ज़्यादा बन गई, ड्यूटी आपकी ज़्यादा बन गई, आपने ड्यूटी पे कर दी। अब जब आपने ड्यूटी पे कर दी है एक्सेस, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है अगर बाई चांस उसका रिफंड बनता है, यार पहले ड्यूटी आपने असेस की थी उसका रिफंड बनता है, तो वो पैसा आपके ही अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं करेंगे। उसके बाद देखो जी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड आपको चाहिए तो आपके अकाउंट के अंदर आएगा। और जिस केस में आपको डीबी के, अगर मैं बात करूंगा डीबी के की, तो डीबी के वाले केस के अंदर भी आपके अकाउंट के अंदर पैसा आएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात है सर, ये आपके सामने है जी, ये आपके सामने है जी, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 केस एक तरह से ऐसे हैं कि जिन केस में रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा, हमारे अकाउंट में आएगा जी। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा, इवन ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा, तो ऐसे दोनों कान खींच ले ऊपर और कान खोल के बैठ जाए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनने के पूरे पूरे चांस हैं। 5 नंबर में फ्लैट क्वेश्चन बनेगा कस्टम के रिफंड का, कि ऐसे कौन कौन से केस होंगे जहां पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। अगर 6 में से 5 पॉइंट भी लिखाओगे, 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको याद ही नहीं होंगे। क्यों? आप रटने की कोशिश करोगे, समझने की नहीं करोगे। तो मैं सिंपल से बात कर रहा हूं सर, अगर समझ के चलोगे याद हो जाएंगे, रटोगे ना कल ही भूल जाओगे। देखो मैंने क्या बोला जी, सबसे पहला अगर नोटिफाइड गुड्स होंगे उस केस में रिफंड मुझे मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इंडिविजुअल पर्पस के लिए, उस केस में आपको रिफंड मिलेगा। तीसरा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, एक तो डीबी के वाला केस होगा, एक्सपोर्ट वाला केस होगा, और फिर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया तो भी आप रिफंड क्लेम करोगे। और अगर आपने बिल ऑफ एंट्री जो है रीअसेस की है, मतलब डिपार्टमेंट ने रीअसेस किया है, उसके अकॉर्डिंग रिफंड बनता है, तो फिर वो तुम्हारे अकाउंट के अंदर जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा जी। तो ये केस है कि जहां पे रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाता। अच्छा, ये तो हो गई सारी की सारी मेन बातें कि रिफंड का प्रोसेस क्या है। अब 2 छोटे छोटे पॉइंट हमारे और पड़े हैं जी। एक तो है रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केस, जो नॉर्मली एग्जाम में कभी नहीं बनता, बट बनने के चांसेस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। अब रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है? अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर एक्सपोर्ट ड्यूटी तो पे नहीं करते ना भाई, आपने कहा था कि एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। मैं कह रही बिल्कुल पे नहीं करते, बट क्या मैंने ये कहा था कि किसी भी केस में पे नहीं करते, या कुछ केस के अंदर पे नहीं करते? कुछ केस के अंदर पे नहीं करते। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। बहुत ध्यान सुना, बहुत ध्यान सुना। मैंने क्या किया, उस एग्जांपल पे आता हूं जी। मैंने क्या किया, इस मिस्टर पिंकू ने यह सामान भेजा यूएस से। अब जब पिंकू ने यह सामान यूएस से भेजा, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। जब पिंकू ने यह सामान यूएस से भेजा, एक्सपोर्ट बोलेंगे। मान लो इस पे उसने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। और जब यूएसए वाले ने, मिस्टर जेम्स ने यह सामान भेजा, यह सामान देखा, सॉरी यह सामान देखा, उसने कहा ये क्या है, ये तो भाई 20 किलो सामान तो पूरा खराब है। उसने 20 किलो की सेल रिटर्न कर दी, उसने 20 केजी की सेल रिटर्न कर दी। अब अगर 20 किलो सामान वापस कर दिया, तो उस 20 किलो पर जो भी कस्टम ड्यूटी मैंने एक्सपोर्ट पे ज्यादा पे की हुई थी, गवर्नमेंट कह रही तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये किसका हो गया? एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड हो गया। ये किसका हो गया? एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुमने सामान एक्सपोर्ट किया और विद इन 1 ईयर वो सामान वापस आ गया, मैंने सामान एक्सपोर्ट किया था, विद इन 1 ईयर वो सामान वापस आ गया, तो जो भी तुमने उस पर ड्यूटी पे की होगी, वो ड्यूटी हम तुम्हें रिफंड दे सकते हैं जी। दोबारा जी, सेक्शन नंबर 26 जी, दोबारा प्लीज इधर देखो ध्यान से। सेक्शन नंबर 26 क्या कहना चाह रहे जी, यहां पे देखो जी, वो कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। सेक्शन 26 प्रोवाइड द रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ सेल। मतलब सेल नहीं की, उसने सेल नहीं की, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ सेल का मतलब क्या है? आपने सेल रिटर्न कर दी। मैंने सामान लिया 100 किलो, 20 किलो सेल रिटर्न कर दी, उसकी बात कर रहे हैं। आगे जी, गुड्स आर री इंपोर्टेड। री इंपोर्ट का मतलब मैं दोबारा कह रहा हूं, दोबारा से इंपोर्ट नहीं होता। जैसे कल मैंने आपको समझा था डीबी के वाले चैप्टर में, ऐसा करो पहले आराम से बातें कर लो, कोई बात नहीं सर ये तो कस्टम है तो चलता रहेगा, इसमें दिक्कत वाली बात थोड़ा है। पहले बातें बहुत जरूरी है सर, बातों बिना काम चल ही नहीं सकता।
और कई बच्चे चैट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी ही बातें करते हैं, अपनी ही बातों में पता नहीं क्लास किसकी चल रही है। वो कई बार क्या होता है ना भाई, यूट्यूब पे आजकल सारे एक्टिव हैं, यूट्यूब पे सारे एक्टिव हैं, कई बच्चा वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, एकदम यहाँ पे अचानक रुका, उसको देखा विवेक सर लाइव चला वाले बैठे हैं, पूछ लिया चलो विवेक सर क्या करा रहे हैं आज, उसको ये नहीं पता क्या चल रहा है, और फिर वो चला गया दोबारा से। उसका मेन काम क्या है, सर्वे करना है, बस सर्वे करता पूरे यूट्यूब पे। इधर सुनो ध्यान से, ना को इधर सुनो। तो गवर्नमेंट कह रही है कि गुड्स आर री इम्पोर्ट। री इम्पोर्ट का मतलब मैं दोबारा कह रहा हूं, नाम पे मत जाना, री इम्पोर्ट का मतलब दोबारा इंपोर्ट नहीं होता। जैसे मैंने डीबी के वाले चैप्टर के अंदर कहा था कि री एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना, ऐसे ही री इंपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना। तो गवर्नमेंट कह रही है गुड्स आर री इंपोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन। मतलब जब तुमने वो सामान एक्सपोर्ट किया वहां से गवर्नमेंट कह रही 1 साल के अंदर अंदर अगर वो सामान वापिस आ गया तो उस केस में तुम रिफंड ले लोगे, नहीं तो तुम रिफंड नहीं क्लेम कर सकते। तो गुड्स आर रिटर्न विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, उस केस में बातें रिफंड की होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अब बच्चा कहता है सर इस केस में रिफंड की एप्लीकेशन कब डालनी होती है? लो जी, एक्सपोर्ट वाले केस में देखो, एन एप्लीकेशन ऑफ रिफंड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, मतलब 6 महीने के अंदर। जैसे नॉर्मल कस्टम ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है 1 साल के अंदर, एक्सपोर्ट ड्यूटी वाले केस में 6 महीने के अंदर। अगला केस है रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। आपको अगर इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है, मैंने कोई सामान इंपोर्ट किया, उस पर मैंने ड्यूटी पे की, अब उस केस में मैं रिफंड कैसे क्लेम कर सकता हूं? सेक्शन नंबर 26 कैपिटल ए। देखो जी, इंपोर्ट ड्यूटी पेड, बहुत ध्यान से, इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन शैल बी रिफंडेड। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी पेड, इट मींस आप ड्यूटी पे कर चुके हो, सामान वो घर में आ चुका है, आप क्लियर करवा चुके हो, उसके बाद भी तुम कस्टम ड्यूटी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। मैं दोबारा बोलूंगा सर, ये इंडियन पोर्ट पे सामान आया, मैंने क्या किया, बिल ऑफ एंट्री फाइल की, ये सामान मेरे घर में आ गया, मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। अब अगर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी, इंपोर्ट वाले केस में, उस केस में कैसे रिफंड क्लेम करूंगा, गवर्नमेंट बताने जा रही है। सबसे पहला केस, गुड्स आर डिफेक्टिव। अब सोच के बोलना जी, मैं ये बोतल जो है यहां पे कस्टम पोर्ट के ऊपर पड़ी थी जी, मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की और ये बोतल घर में लेके आ गया, मैंने ड्यूटी पे कर दी, मैंने देखा बोतल डिफेक्टिव है, मैंने कहा यार मिल्टन का स्टिकर उतरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी सी बोतल हो रही है, ये स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, मैं कहा यार ये तो डिफेक्टिव है भैया, ये मुझसे वापस ले लो। सोच के बोलना, अगर मैं वापस करने जा रहा हूँ तो जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी है गवर्नमेंट के लिए, उसका तुम रिफंड क्लेम कर सकते हो। पहला केस तो ये हो गया जी। दूसरा, इंपोर्टर डज नॉट क्लेम डीबी के। याद करो जी, मैंने सामान इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया, हेलो बिल्कुल सीधा देखो जी, बिल्कुल सीधा, मैंने सामान इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया जी। अब अगर मैंने सामान इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट किया, उस केस में क्या होगा जी, डीबी के मिलेगा 98%। मान लो मैंने डीबी के नहीं लिया, अब अगर मैंने डीबी के नहीं लिया, उस केस में गवर्नमेंट का रिफंड क्लेम कर सकते हो जी। तो देखो, अगर आपने डीबी के नहीं क्लेम किया, आप रिफंड क्लेम कर लो। इंपोर्टर एक्सपोर्टर द गुड्स रिलिंकिश हिज टाइटल टू गुड्स। अगर आपने गुड्स पे टाइटल ही रिलिंकिश कर दिया, आपने छोड़ दिया कि भैया इस गुड्स पे मेरा कोई राइट नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं, ये गुड्स मेरा नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए उस केस में तुम यहां पे क्या कर सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड ले सकते हो। और लास्ट में फिर है गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कमर्शियली वैल्यूलेस हो गए, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस। मतलब क्लियरेंस के 30 दिन के अंदर अंदर अगर तुम्हारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए या वैल्यूलेस हो गए, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है तुम रिफंड की एप्लीकेशन डाल सकते हो जी। तो सर ये 4 केस हैं। दोबारा बोला, इंपोर्टर वाले केस में 4 केस कौन कौन से हो गए? गुड्स आर डिफेक्टिव, इंपोर्टर डज नॉट क्लेम डीबी, वो डीबी के क्लेम नहीं कर रहा। तीसरा, इंपोर्टर एक्सपोर्ट द गुड्स रिलिंकिश हिज टाइटल ऑफ गुड्स। और लास्ट में गवर्नमेंट कह रही है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब कमर्शियली उसकी वैल्यू लेस हो गई है, 30 दिन के अंदर अंदर जब से एप्लीकेशन मतलब क्लियरेंस ऑर्डर पास हुआ था, उस केस में आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल सकते हो जी। और कितने टाइम में डालेंगे जी? वही सेम टाइम लिमिट जो एक्सपोर्ट वाले केस में है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। और आपको रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिफंड इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स और गुड्स विच हैव एक्सीड शेल्फ लाइफ। मतलब पेरिशेबल गुड्स का मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, शेल्फ लाइफ मतलब जिनकी लाइफ बहुत छोटी है। जैसे मान लो दूध का पैकेट है, अब दूध का पैकेट 2 दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा, दही 2 या 3 दिन चलेगी जी। और मेडिसिन और सबकी वजह एक्सपायरी होती है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इसकी डेट ही जा चुकी है, जो गुड्स ही एक्सपायरी डेट से ऊपर हो चुकी हैं, मतलब आपकी उसकी लाइफ बहुत छोटी है और वो उससे ऊपर हो चुकी है, मतलब अगर दूध 2 दिन का है, दूध को हो गए 4 दिन, तो गवर्नमेंट कह रही है भैया उस केस में कोई रिफंड की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जी इंपोर्ट ड्यूटी के रिफंड की, जो बातें हमने पहले वाले लेक्चर में इतने डिटेल में नहीं की थी, जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है जी आपको।
तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बस मेन ध्यान दीजिए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। न्यू वाले बच्चे भी ध्यान दें, आपने भी अच्छे तरीके से करना है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का जी, आगे बढ़ सकते हैं। लो जी, अब ये बातें क्लियर करने के बाद एक बार फटाफट से सिर्फ की पॉइंट्स इस चैप्टर के मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिखने स्टार्ट कर दो, सिर्फ की पॉइंट्स। सबसे पहला की पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि कस्टम ड्यूटी का रिफंड का चैप्टर कर रहे हैं, और ये रिफंड तब कब मिलेगा जी? ये रिफंड तब मिलेगा अगर मैंने कस्टम ड्यूटी एक्सेस के अंदर पे कर दी। एक्सेस ड्यूटी पे करने के कई रीजन हो सकते हैं जी। अब अगर एक्सेस पे कर दी है, विद इन 1 ईयर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, 3 महीने में रिफंड आएगा। जब एप्लीकेशन डालूंगा साथ में डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, मेरा रिफंड बनता है जी। ये बात क्लियर हो गई। अब रिफंड जो होगा गवर्नमेंट कह रही है कि 1 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट इंपोर्टर एक्सपोर्टर वाले केस में डेट ऑफ पेमेंट, अदर केस में मतलब मिस्टर टिंकू वाले केस में डेट ऑफ परचेज, और जहां पे स्पेशल ऑर्डर की बात होगी स्पेशल ऑर्डर से, जहां पे जजमेंट की बात होगी जजमेंट से 1 साल। ये सारी बातें हमने की। फिर मैंने कहा कि जो भी आपका रिफंड बनेगा वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर पहले जाएगा, बट कुछ केस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर नहीं जाएगा। अब किन केस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा जी? कोशिश करो किन केस में कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। सबसे पहला केस क्या होगा कि अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर मान लो कोई भी गुड्स, या वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड किया है कि भैया ये जो लोग होंगे ना, इनका रिफंड जो होगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। पहले केस तो वो गए। दूसरा केस गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर इंडिविजुअल है और पर्सनल पर्पस के लिए सामान लिया, उस केस में आप क्या करोगे? रिफंड उनके अकाउंट में डालोगे। तीसरा केस, अगर टैक्स का बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया तो आप रिफंड क्लेम करोगे। फिर अगर रीअसेस के चक्कर में आपकी ड्यूटी रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप रिफंड क्लेम करोगे। और एक्सपोर्ट वाले केस में, डीबी के वाले केस में आप रिफंड क्लेम करोगे। इनको छोड़ के हर केस में पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर जाएगा। बस ये बात ध्यान दें। और अगर आपने ध्यान रखना, अगर आपने विद इन 3 महीने में, डिपार्टमेंट ने 3 महीने में रिफंड नहीं दिया तो 6% पर एनम क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा जी। आगे एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड। एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड कब मिलेगा? आपने एक्सपोर्ट किया, आपने ड्यूटी पे कर दी, वो सामान वापस आ गया, रिफंड क्लेम कर लेना। और विद इन 1 ईयर आपको मतलब विद इन 1 ईयर री इम्पोर्ट हो गया, उस केस में क्या क्लेम कर लोगे? ड्यूटी 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। और इंपोर्ट वाले केस में 4 केस है नहीं। अगर डिफेक्टिव सामान है, आपने डीबी के क्लेम नहीं किया और गवर्नमेंट कह रही है आपने राइट मतलब टाइटल गुड्स पे अपना ट्रांसफर कर दिया विद इन 30 डेज, और फिर गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हो गया, वैल्यूलेस हो गया 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस अंडर सेक्शन 47, उस केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। और 6 महीने में आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी जी। ठीक है, ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी, अब सुना ध्यान से। अब ये बातें कंप्लीट करने के बाद जी, ये तो हो गया रिफंड का टॉपिक हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टॉपिक और है छोटा सा, एडवांस रूलिंग। ठीक है, बिल्कुल प्योर थ्योरी है जी, प्योर थ्योरी है। पढ़ने वाला खुद है, वैसे सेल्फ स्टडी करने वाला है, बट फिर भी मैं ही पढ़ाऊंगा सारा, इसका कॉन्सेप्ट मैं ही क्लियर करूंगा, प्रोविज़न मैं ही क्लियर करूंगा जी। बस सुनते रहना आराम से, बिल्कुल सिंपल बातें होंगी, छोटी छोटी बातें होंगी। और जब ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा, तो लास्ट में इसकी एक समरी दी हुई है जी, आपको मैं दिखाता हूँ ये वाली। तो एग्जाम से पहले बस ये पूरी समरी पढ़ लेना, एडवांस रूलिंग का चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा जी। बट मैं आपको यहाँ से नहीं करा रहा, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। मेन मैं पढ़ाऊंगा, जो आपका मेन प्रोविजन है वहाँ से पढ़ाऊंगा जी। ठीक है, आओ जी 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर सुना ध्यान से। अब चैप्टर का नाम हमारा है जी, यहाँ पे चैप्टर का नाम है दैट इज एडवांस रूलिंग। अब एक बात मुझे सोच के बताओ जी, चैप्टर है एडवांस रूलिंग का, कोई बता सकता है एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? मतलब नॉर्मली बताओ, नॉर्मल एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस रूलिंग एडवांस का मतलब पहले, और रूलिंग का मतलब डिसीजन, मतलब ट्रांजैक्शन करने से पहले ही डिसीजन आ जाना कि इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में क्या होगा। अभी मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया नहीं है, उससे पहले ही मुझे पता लग गया कि मेरा गुड्स कहां क्लासीफाई होगा, कितनी ड्यूटी आएगी, कितना टैक्स लगेगा। और अब जब मुझे पहले ही पता लग चुका है तो गवर्नमेंट कह रही है इसलिए तुम इसको देख के ही ट्रांजैक्शन करना, कहीं ऐसे मत करने बैठ जाना। और मेनली ये गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आती है सर नॉन रेजिडेंट के लिए। ये प्रोविजन इनकम टैक्स में भी है, आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा होगा, ये प्रोविजन जीएसटी के अंदर भी है,
और ये प्रोविजन जो है वो कस्टम के अंदर भी है। ये ऑलमोस्ट तीनों में सेम ही है, मतलब बेस तीनों का सेम है, बेस तीनों का सेम है, बेस में कोई फर्क नहीं है जी। इसलिए अगर किसी ने इनकम टैक्स में किया हुआ है और जीएसटी में किया हुआ, उनके लिए तो बिल्कुल बच्चों वाली बात नहीं है जी। और अगर वहां नहीं किया हुआ तो उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एडवांस रूलिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। एक बार दोबारा बता रहा हूं, नाम से पढ़ना, एडवांस रूलिंग, पहले डिसीजन, मतलब पहले डिसीजन मींस काम करने से पहले डिसाइड होना। अब जैसे मान लो कई बच्चे सामने बैठे हैं, सेशन छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे हैं यार छोड़ ना यार, इतना टाइम नहीं हमारे पास है भाई, कस्टम रिफंड का और एडवांस रूलिंग करेंगे तो भी कंफर्म नहीं है 5 नंबर का बनेगा नहीं बनेगा, छोड़ना कौन करेगा। और बच्चे ने क्या किया, ऐसे ऐसे कर करके सिलेक्टिव टॉपिक यूज़ किए, और सिलेक्टिव टॉपिक यूज़ करके बच्चा मेरे पास आया, कहता सर मैं जीएसटी में करूँगा ये टॉपिक, कस्टम में करूँगा ये टॉपिक, इनकम टैक्स में करूँगा ये, बाकी टॉपिक मैं करूँगा ही नहीं, बाकी टॉपिक मैं छोड़ दूंगा सर, छोड़ दूंगा, मैं टॉपिक करूँगा ही नहीं। मैंने कहा देखो जी, मैं अपनी एडवांस रूलिंग देने जा रहा हूं कि जिस तरह से तुम तैयारी कर रहे हो उस तरह से पास होने में दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं कह रहा मेरी रूलिंग सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी रूलिंग सही है, बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एडवांस रूलिंग मींस कि आप ना अलर्ट हो जाओ बस। मेरा काम क्या, आपको अलर्ट करना कि जो आप तरीका यूज कर रहे हो वो तरीका सही नहीं है। अब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है जी, यही सेम यहां पे होता है। मतलब अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो मेरा गुड्स कहां क्लासिफाई होगा, रेट कौन सा लगेगा, वो सारी की सारी बातें गवर्नमेंट के एडवांस रूलिंग में आपको पता लग जाएंगी जी। आओ जी एक बार देखते हैं, पढ़ो जी। एडवांस रूलिंग ध्यान से पढ़ना जी। एडवांस रूलिंग इज ए रूलिंग डिटरमाइन इन एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी, मतलब प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी, मतलब जो बिजनेस एक्टिविटी प्रपोज्ड है एडवांस में ही टैक्स लाइबिलिटी निकाल देना, दैट इज एडवांस रूलिंग। उसके बाद जी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एक बार देखना ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। इट प्रोवाइड क्लैरिटी, सर्टेनिटी, ट्रांसपेरेंसी और टैक्स लाइबिलिटी अंडर कस्टम एक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अब जो मुझे पहले से पता लग जाएगा तो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब मुझे काम करना नहीं करना, क्लैरिटी हो गई, सर्टेनिटी हो गई। इट रिड्यूस लिटिगेशन एंड एक्सपेंसिव लीगल डिस्प्यूट, ऑब्वियस सी बात है। एक बात सोच के बताओ, जब पहले से ही मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये चीज होने वाली है, तो जब वो चीज एक्चुअल में हो जाएगी ना, आप परेशान नहीं होगे भाई। सिंपल सी बात है, मैंने एक पर्सन को बोला, मैंने कहा जो ये तुम सामान इंपोर्ट कर रहे हो ना, जो ये सामान तुम इंपोर्ट कर रहे हो, इस इंपोर्ट वाले केस में कस्टम ड्यूटी 25% है। अब जब मैंने बोल दिया 25, तो पहले से ही आप क्या करोगे, पैसा अपने पास रखोगे ताकि अगर 25% देना पड़ भी जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। अब उससे क्या हुआ कि आगे जाके लिटिगेशंस जो हैं अपील में वो कम से कम होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि रेट क्या लगेगा। उसके बाद जी इट अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है। अगर एनआर को पहले ही पता लग जाएगा तो एनआर खुश हो जाएगा कि मेरे को पहले ही पता लग गया, तो होगा क्या, उससे बाहर का पैसा इंडिया में आना स्टार्ट हो जाएगा। इट प्रोनाउंस रूलिंग एक्सपेंडिचरली इन ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मैनर, ये ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनर के अंदर क्या होती है, रूलिंग प्रोनाउंस की जाती है जी। अब ये एक्चुअल में एडवांस रूलिंग का मतलब क्या, देखो जी, एडवांस रूलिंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 28B क्लोज नंबर बी ऑफ द सीजी ऑफ द कस्टम एक्ट। देखो जी, एडवांस रूलिंग क्या है, एक रिटन डिसीजन है ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चन रेफर्ड टू इन सेक्शन 21H। मतलब सेक्शन 21H में जो क्वेश्चन दिए होंगे उसके लिए ही मैं रिप्लाई करूंगा, उसके अलावा रिप्लाई नहीं करूंगा। सर मेरे सवालों का जवाब देना, एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन नहीं, अपने लो बता दिया जी। मतलब एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन नहीं, आपने आप लो बता दिया। वो कह रहे हैं एडवांस रूलिंग क्या है, एक रिटन डिसीजन है किस पे, ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चन रेफर्ड टू इन सेक्शन 28H। मतलब जो क्वेश्चन 28H में लिखे होंगे, जो क्वेश्चन 28H में लिखे होंगे उन्हीं क्वेश्चंस पर मैं डिसाइड करके बताऊंगा बस। रेज बाय द एप्लीकेंट, कौन रेज करेगा, रेज बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स प्रायर टू इट्स मतलब इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले ही तुम्हें बता दिया जाएगा तुम्हारे काम का रिजल्ट क्या होगा। देखो जी, रिटन डिसीजन है ऑन एनी क्वेश्चन रेफर्ड टू इन सेक्शन 28H रेज्ड बाय द एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स प्रायर टू इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन, मतलब इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन से पहले ही तुम्हें डिसाइड कर दिया जाएगा जी, बताओ तुम्हारे केस में क्या होगा। अब बस ये हमें समझना कि 28H में से कौन कौन से काम हैं जो हम एडवांस रूलिंग के पास लेके जा सकते हैं जी। आपको एक बार मैं 28H दिखाता हूं जी। 28H, ये देखो जी, क्वेश्चन फॉर विच एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग कैन बी फाइल्ड, दैट इज सेक्शन 28H।
सबसे पहला मतलब सबसे पहला कौन सा इशू है जो मैं एडवांस रूलिंग के पास लेके जा सकता हूं जी? भाई सबसे पहला इशू कौन सा है जिसके लिए मैं एडवांस रूलिंग के पास जा सकता हूं? सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मतलब मैं एडवांस रूलिंग के पास दौड़ा गया, मान लो मैं एनआर हूं, मैं दौड़ा गया, मैंने कहा बाबूजी ये दो रिमोट हैं, ये कहाँ क्लासीफाई करूं? ये भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है, सामने 2-3 हेडिंग है, एक तो प्लास्टिक की है, एक रिमोट की है, इसको मैं कहाँ क्लासीफाई करूं? तो मेन मेरा गुड्स कहाँ पर क्लासीफाई होगा, क्योंकि उसके बेस पे ही रेट डिसाइड होगा। मान लो अगर प्लास्टिक में क्लासीफाई करता हूं 12% है, रिमोट में करूंगा तो मान लो इसमें 0% है। तो एडवांस रूलिंग कह रही है कि हम पहले ही डिसाइड करके बता देंगे कि ये क्लासिफिकेशन जो है, ये गुड्स जो है वो कहां पे क्लासिफाई होगा जी। उसके बाद जी एप्लीकेशन ऑफ ए नोटिफिकेशन, भाई जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू की है उसकी एप्लीकेशन मेरे केस में आएगी नहीं आएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू कितनी आएगी जी। डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, ये गुड्स कहाँ का बना हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ का है। एनी अदर मैटर एज में बी स्पेसिफाइड, मतलब कोई मैटर होगा उसके लिए भी तुम एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। मुझे फटाफट से पहले बताओ ऐसे कौन कौन से केस है कस्टम में, बिल्कुल सीधे होके बैठो रही, ऐसे कौन कौन से कस्टम में केस है, ऐसे कौन कौन से केस है। पहला कौन सा हो गया क्लासिफिकेशन, दूसरा कौन सा हो गया एप्लीकेशन ऑफ ए नोटिफिकेशन, तीसरा कौन सा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, चौथा कौन सा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स, और पांचवा कौन सा हो गया एनी अदर मैटर टू बी नोटिफाइड, मतलब जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी उस मैटर के लिए भी तुम यहां पे जा सकते हो। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो जी, ये तो वही पॉइंट लिखा है क्लासिफिकेशन, ये हो गया सारा कुछ इसके लिए हो गया जी। अब आगे देखना जी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से पहले एक पॉइंट मुझे और बताना है। ये रहा देखो जी, डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज इन दिस सेक्शन। अच्छा, मतलब इस सेक्शन में कौन कौन से डेफिनेशन यूज की गई है, उसका मीनिंग क्या है, तो अपना एक बार ये खुद पढ़ लेना। देखो मैं आपको बता देता हूँ जी। एप्लीकेंट का मतलब क्या है भाई, एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है। देखो जी, एप्लीकेंट मींस एनी पर्सन होल्डिंग ए वैलिड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, भाई जिसके पास मतलब एक तरह से जिसके जो कस्टम में रजिस्टर्ड पर्सन है, एक्सपोर्टिंग एनी गुड्स टू इंडिया, ठीक है, विद ए जस्टिफिएबल कॉज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अथॉरिटी हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 28H एज पर 28E(D). एप्लीकेशन मींस एन एप्लीकेशन मेड टू द अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 28H, मतलब किसको एप्लीकेशन देनी है, टू द अथॉरिटी जो 28H(1) में होगी जी। अब ये अथॉरिटी कौन सी है जी, अथॉरिटी का मतलब क्या, देखो अथॉरिटी मींस कस्टम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जी। चेयरपर्सन कौन होगा, चेयरपर्सन ऑफ अपलैंड अथॉरिटी होगा, और मेंबर भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेंबर ऑफ अपलैंड अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ अपलैंड अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द चेयरपर्सन। ये आपकी डेफिनेशन छोटी छोटी हैं जो एग्जाम में किसी काम की नहीं है, रीड करनी हो कर सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो जी। मेन मुझे यहाँ पे आपको बताना है ये वाला पॉइंट, ये देखना एक बार जी, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अब ये कौन है जी, वो कह रहे हैं द अपलैंड अथॉरिटी इज एम्पावर फॉर एडवांस रूलिंग। अपलैंड अथॉरिटी जो है वो एम्पावर है एडवांस रूलिंग के लिए। प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कवर्ड अंडर सेक्शन 28E(A), मतलब जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के प्रोविजन है वो 28E(A) के अंदर है। फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एडवांस रूलिंग अंडर दिस एक्ट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट ए ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम ऑफ फंक्शन एज ए कस्टम अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। मतलब जो कस्टम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग होगी उसमें कौन कौन होगा जी, एक तो करेंगे प्रिंसिपल कमिश्नर और एक करेंगे कमिश्नर। द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग constituted under section 245O of the income tax shall cease to act authority for advance ruling from the date of appointment of the custom authority for advance ruling under this section। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आज से कुछ टाइम पहले इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ही कस्टम की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती थी। बट मैंने कहा था ना आपको, इनकम टैक्स में भी है, जीएसटी में भी है, कस्टम में है। अब तीनों की अथॉरिटी अलग अलग है। भाई जीएसटी वाले अपने जीएसटी के पास जाए, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स के पास जाए, कस्टम वाले कस्टम के पास जाए, बट तीनों का बेस बिल्कुल क्लियर है कि ये अथॉरिटी एडवांस में ही बता देती हैं कि अगले आने वाले टाइम में क्या हो सकता है हमारी बेस्ट नॉलेज में, ठीक है। उसके बाद जी ये ऑफिस कहाँ पे है जी इनका अथॉरिटी का, एस्टेब्लिश ये दिल्ली में है जी। ये तो एमसीक्यूज जो गोले भरने वाले क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर बन सकता है। अब मैंने यहाँ पे ध्यान देना जी, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, मतलब एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन डालने का प्रोसीजर क्या है।
भाई अगर मुझे एडवांस रूलिंग के पास जाना है, मैं देखना चाहता हूं कि हाँ भाई मेरा गुड्स कहां पे कवर होगा, क्लासिफिकेशन क्या होगी, रेट क्या होंगे, वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी बातें गवर्नमेंट कह रही है 28H के अंदर लिखी होंगी। बहुत ध्यान से पढ़ना जी, बहुत ध्यान से पढ़ना। An applicant desirous of obtaining an advanced ruling under this chapter may make an application in form AAR CUS1, मतलब फॉर्म नंबर है AAR CUS, मतलब कस्टम 1, as prescribed by central government. This form should be filled in quadruplicate and accompanied by fees of 10,000। एडवांस रूलिंग के पास जाने की फीस कितनी है जी, जल्दी बोलो, एडवांस रूलिंग के पास जाने की फीस कितनी है, 10,000। आपको 10,000 रुपए की फीस जमा करवानी है, आप एप्लीकेशन यहां पे डाल सकते हो। An applicant may withdraw this application within 30 days from the date of application, मतलब जब मैंने एप्लीकेशन डाली एडवांस रूलिंग के पास, तो 30 दिन के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकता हूं जी मैं। ये बात क्लियर है? एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद भी कर सकते हो, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन विद परमिशन ऑफ द अपलैंड अथॉरिटी। अगर अपलैंड अथॉरिटी ने तुम्हें परमिशन दे दी है, 30 दिन के बाद भी तुम विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जी, द एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एज रिप्रेजेंटेटिव of the applicant who is authorized in this behalf. It is pertinent to the note that representation can be made by resident only, hence representation by non-resident before advance ruling authority is not allowed। मतलब representation कौन दे सकता है? इंडिया का रेसिडेंट दे सकता है, एनआर जो होगा वो रिप्रेजेंटेशन के लिए अलाउड नहीं होगा जी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे देख लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना है, वेदर एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग कैन बी विड्रॉन। बताओ 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सर कस्टम में कई बार। न्यू सिलेबस वाले बच्चे कह रहे हैं सर क्या हमारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं जी, बिल्कुल बन सकते हैं। बस अब 5 नंबर की दिक्कत है, 5 नंबर कहाँ से बनेंगे वही रिसर्च कर रहे हैं हम, इसलिए हम सारे चैप्टर कर रहे हैं। बट अगर क्वेश्चन बनेगा एडवांस रूलिंग का तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जी। उसके बाद देखो प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब सोच के बोलना जी, जब अथॉरिटी एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर लेगी, जब अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर लेगी, तो फिर वो अथॉरिटी क्या करेगी, कॉल फॉर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाएगी। भाई लाओ भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओ, भाई मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओ, क्योंकि हम चेकिंग करेंगे, उसके बेस पे ही डिसाइड करेंगे भाई तुम्हारा काम क्या है, नेचर क्या है, कस्टमर कौन से हैं, परचेजर कौन से हैं। उसके बाद ही हम डिसाइड करके बताएंगे कि आने वाली ट्रांजेक्शन जो तुम करने चाहते हो उसका रिजल्ट क्या होगा। अलाउ और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन को अलाउ भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें लगेगा फ्रॉड वाला केस है, आप जानबूझ के मजे लेने के लिए आना चाह रहे हो, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों हो सकती हैं जी। उसके बाद जी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब आपको पहले रिजेक्शन से पहले, अब सोच के बोलना मैंने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और मैंने कोई रीजन भी नहीं बताया, ये तो हार्डशिप होगी ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जब भी तुम एप्लीकेशन रिजेक्ट करोगे तुम रीजन बताओगे उसको, मतलब अपॉर्चुनिटी टू बी बीइंग हर्ड दोगे, बताओ मैं तुम्हारी एप्लीकेशन क्यों ना रिजेक्ट करूं। अगर रीजन है तुम्हारे पास तो बता दो, नहीं तो ठीक है सर। इट मींस आपको पहले शो कॉज नोटिस देना होगा रिजेक्ट करने से पहले, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद जी फॉरवर्डिंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर एडवांस रूलिंग, मतलब जो एडवांस रूलिंग ऑर्डर पास करेगी वो कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी। कैसे? द अथॉरिटी शैल, ध्यान से नहीं, द अथॉरिटी शैल प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर एडवांस रूलिंग ऑर्डर प्रोनाउंस कर देगी। ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ए कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय अथॉरिटी duly signed by the member and certified in the prescribed manner shall be sent to the applicant, मतलब एप्लीकेंट के पास जाएगी, एंड द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम एज सून एज मे बी आफ्टर सच प्रोनाउंसमेंट, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही एक कॉपी एप्लीकेंट के पास जाएगी, एक कॉपी डिपार्टमेंट के पास जाएगी, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के पास जाएगी। अच्छा, अगर मान लो एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आ गया जी, एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आ गया, अब अगर एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आ गया, उसने कहा भाई तुम अगर ये गुड्स इंपोर्ट करते हो तो क्लासिफिकेशन ये होगी, ड्यूटी ये बनेगी और इस तरह से तुम्हें ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो उसके ऑर्डर से कौन कौन बाउंड हो जाएगा, मतलब किसको ये बात माननी पड़ेगी। देखो जी, द एडवांस रूलिंग बाय अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन इज बाइंडिंग ओनली, किस पे बाइंडिंग होगी, एक तो एप्लीकेंट, भाई जो उसके पास गया उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रेफर टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20H, ये पता कौन सी बातें कर रहे हैं, 28H में सबसेक्शन 2 में क्या है, याद करो नालायक को, बच्चा देख रहा है मेरी तरफ, कह रहा है भाई 28H2 में कौन कौन सी बातें थी, इधर आओ मेरे को, इधर आओ तुम मेरे पास, याद करो 28H2 में कौन कौन सी बातें थी, क्लासिफिकेशन की बातें थी,
एक सर्कल अभी जो हमने पढ़ा था, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, इधर देख लो मेरे बच्चों, मेरे नालायकों, मेरे टमाटरी कलर, मेरे प्याज कलर के, ये देख लो, ये सर्कल देख लो, 28H2 देख लो। वो कह रहे, वो गवर्नमेंट कह रही है इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर पास होगा उसके लिए वो एप्लीकेंट क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। तो ये वहां पे भी लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ऑन द to the applicant and in respect of any order referred to in subsection 2 of 28H, मतलब वही 5 केस हो गए। on the principal commissioner और commissioner of custom and the custom authority subordinate to the him, मतलब कमिश्नर पे भी बाइंडिंग है, प्रिंसिपल कमिश्नर पे बाइंडिंग है, जो उसके सबॉर्डिनेट अथॉरिटी सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। द एडवांस रूलिंग इज वैलिड, तब तक वैलिड रहेगी टिल देयर इज चेंज इन लॉ और फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एडवांस रूलिंग हैज बीन प्रोनाउंस। मतलब ये डिसीजन तब तक वैलिड रहेगा जब तक जो उसको फैक्ट दिखाए गए हैं अगर वो चेंज नहीं होते। अगर मान लो बाद में फैक्ट ही चेंज हो गए, मैंने कहा वैल्यू 2 लाख की जगह 5 लाख होनी चाहिए, मैं कहा मैं रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने कहा जी मैं रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैं रिमोट इंपोर्ट कर रहा हूं। अब भैया अभी तुमने कहा रेडीमेड गारमेंट्स, उसके बेस पे डिसाइड किया, जब तुमने फैक्ट ही चेंज कर दिए, जब तुमने फैक्ट ही चेंज कर दिए तो फिर हमारा डिसीजन जो है ये वैलिड नहीं रहेगा, ये बेकार हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से केस देखना पड़ेगा। ठीक है, देखना एक बार क्वेश्चन देखो जी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मिस्टर शुभम वांट्स टू इंपोर्ट गुड्स इन इंडिया and has doubt, उसको doubt about classification of some goods. He has to come to know that similar advance ruling was pronounced 5 years ago in his friend मिस्टर शिवा केस, मतलब 5 साल पहले सेम केस में एडवांस रूलिंग आई थी। वेदर मिस्टर शुभम कैन फॉलो एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस इन शिवा केस, क्या वो वाली एडवांस रूलिंग फॉलो कर सकता है? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एसएससी अलग था, ये एसएससी अलग है। उसने क्या बोला, वो बाइंडिंग होगी एप्लीकेंट पे। तो क्या इस केस में मिस्टर शिवा एप्लीकेंट था या मिस्टर शुभम है? मिस्टर शिवा था ना, तो शिवा बाइंडिंग होगा, शुभम बाइंडिंग नहीं है। बट हाँ शुभम फॉलो कर सकता है उसको। देखो जी, The advance ruling pronounced by authority is binding only on the applicant, वही लिखे ना, and to the principal commissioner it cannot be followed in similar other case, hence Mr. Shubham cannot follow advance ruling pronounced 5 years ago in his friends, he has to file application for the advance ruling पर। वही बात कह रहे हैं, मतलब फॉलो का मतलब कह रहे हैं कि क्या उसमें बाउंड होगी नहीं होगी। फॉलो को ना मतलब ये मत समझना कि बेस बना सकते नहीं बना सकता, बेस तो बना सकता है बट 5 साल पहले की बात है। अब 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी, तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि भैया एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होती है एप्लीकेंट पे, वो शिवा के ऊपर बाइंडिंग थी, ये शुभम है, तो शुभम को अगर नए केस में एडवांस रूलिंग चाहिए तो एप्लीकेशन फाइल कर दे, एज पर रूल्स काम कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं जी। देखो जी लास्ट पॉइंट देखो जी, एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन केस। एडवांस रूलिंग आपकी वॉइड हो जाएगी जी, एडवांस रूलिंग आपकी वॉइड करार दे दी जाएगी किस केस में? where an authority find as on a representation made to it by principal commissioner of custom or commissioner of custom or otherwise that an advance ruling pronounced by it has been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of fact। मतलब कि अगर पता लग जाता है कि जो एप्लीकेंट है उसने बाय फ्रॉड, मतलब फ्रॉड से ये काम किया है, फ्रॉड से ये काम किया है, या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब उसने फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट किया है, उस केस में जो भी एडवांस रूलिंग थी वो वॉइड हो जाएगी, फिर दोबारा से एडवांस रूलिंग चलेगी अगर आप सही से फैक्ट दोगे, नहीं तो फिर केस यहां पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जी अपील टू अपलैंड अथॉरिटी, आप अपील भी कर सकते हो आगे। एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड बाय नोटिफिकेशन और एन एप्लीकेंट मे बी फाइल टू अपील अपलैंड अथॉरिटी against any ruling or order passed by authority within 60 days from the date of communication of such ruling or order in such form as may prescribe। मतलब क्या कहना चाह रही हैं जी, भाई जो ऑर्डर अथॉरिटी ने पास किया उसके 60 दिन के अंदर अंदर तुम एक एडवांस रूलिंग की अपलैंड अथॉरिटी होती है, तुम उसमें भी अपील कर सकते हो। और इट में अलाउ ए फर्दर पीरियड 30 डेज फॉर फाइलिंग ऑफ सच अपील, मतलब 60 दिन प्लस में 30 दिन की एक्सटेंशन और मिल सकती है, 90 दिन के अंदर अंदर तुम अपलैंड अथॉरिटी में अपील कर सकते हो जी। उसके बाद देखो जी पावर ऑफ अथॉरिटी और अपलैंड अथॉरिटी, मतलब उनकी क्या क्या पावर है जी। द अथॉरिटी और अपलैंड अथॉरिटी हैज पावर टू हियर एंड डिटरमाइन ऑल द एप्लीकेशन एंड पिटिशनर। द अथॉरिटी में रीओपन द हियरिंग ऑफ एनी केस, मतलब दोबारा से वो रीओपन कर सकती हैं बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ इट्स ऑर्डर एडवांस रूलिंग ऑफ सफिशिएंट कॉज। द अथॉरिटी में इनसफिशिएंट केस डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट कर सकती हैं भैया? इसकी इंस्पेक्शन दोबारा करो जी। इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिन हिम एन ओथ,
मतलब मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, उसको यहाँ पे बुलाओ। इशूइंग कमीशंस और कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करो, ये सारी बातों के लिए वो डायरेक्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। whether advance ruling pronounced by authority can be challenged by applicant or the commissioner before high court or supreme court। हाँ नहीं सोच के बोला नहीं, क्या वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? देखो जी, द एडवांस रूलिंग pronounced by authority can be challenged high court supreme court, the aggrieved party has to first go high court to a single judge and to a division bench and then to supreme court। when the advance ruling is challenged before high court, the same should be heard directly by the division bench of the high court। ठीक है जी, और ये आपके अब आगे समरी है जी। तो मेन ध्यान रखना जी, एक ही बातें चल रही है एडवांस रूलिंग के अंदर, मेन बात बस ये निकल के आ रही है कि एडवांस रूलिंग में क्या डिसाइड किया जा रहा है कि भैया अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है उससे पहले आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करके बता देगी कि हाँ भाई आपकी इस ट्रांजेक्शन का होने क्या वाला है, और एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी आपको, आप विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगी 3 महीने के अंदर अंदर, और फिर उसके अगेंस्ट अपील भी पॉसिबल है, मतलब 60 दिन के अंदर अंदर, और 30 दिन मतलब 90 दिन के अंदर अपील पॉसिबल है। अगर आप अपील कर दोगे अपील सुन लेंगे, और उस जो अपीलेंट अथॉरिटी होगी उसकी भी कुछ पावर्स होंगी। ये सारी बातें हमने यहाँ पे की हैं जी, ठीक है। तो एक बार ये वैसे आपको सेल्फ रीड करने वाली बातें हैं, बट एक बार मैंने पूरा गो थ्रू करा दिया कि पूरे चैप्टर में है क्या, ताकि अब जब दोबारा से एक बार रीड करोगे ना, आपका मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। क्योंकि ना कई बार ना बच्चा डरता है कि हाय ये सर ने हमें पढ़ने के लिए दे तो दिया, हम पढ़ेंगे कैसे, वो फिर छोड़ देता है। तो सर इस बार मुझे वो कोई काम नहीं करना, क्योंकि अब हमारे पास अगर टाइम है, सिंपल से बता टाइम है, तो आराम से करेंगे। रिवीजन करनी पड़ेगी, दोबारा से रिवीजन करेंगे। अब एक बार मैंने आपको समझा दिया है, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना। एक बार अगर खुद भी रीड करोगे ना, अब ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी जी, ठीक है जी। तो ये आपके मेनली 2 टॉपिक हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं जी, एक तो रिफंड वाला हो गया और एक एडवांस रूलिंग वाला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कल की क्लास में एक टॉपिक आपका छोटा सा और होगा, अपील। भाई कस्टम में अपील कैसे करते हैं, भाई अपीलेंट ट्रिब्यूनल हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैसे कैसे अपील आके जाती है, कितनी कितनी फीस चाहिए होती है, वो सारी बातें कल हम करेंगे। अच्छा एडवांस रूलिंग की फीस कितनी होगी? 10,000 रुपये। ये ध्यान देना, एडवांस रूलिंग की फीस कितनी होगी? 10,000 रुपये कस्टम के अंदर, ठीक है। तो कल हम करेंगे तो अपील वाला चैप्टर, और छोटे मोटे एक आधे टॉपिक और हैं जिसको हम कल कंप्लीट करेंगे, और देन फिर परसों हम करेंगे एफटीपी, और फिर हमारा कस्टम फाइनली पैकअप हो जाएगा जी। तो 2 क्लास मान लो कस्टम की और हमारी बची हैं बस, उस बाद कस्टम बैकअप है। फिर मैं 1 या 2 क्लास लेके आऊँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जिसमें सारे कस्टम के मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस पक्का हो जाए, 10 में से 10 नंबर हमारे पक्के हो जाए, और ओल्ड वालों के 25 या 30 या 20 जितने का भी है उतने के उतने नंबर पक्के हो जाए जी, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी कल की क्लास में, सेम टाइम शाम को 8 बजे सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, ठीक है। कल की क्लास के जो भी नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पहले ही, ठीक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी, बाय बाय।